हेलो छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन एक वाक्य के प्रश्नोत्तर जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको शेयर करता हूँ। तो आज मैं पाठ 3 कक्षा 10वीं विज्ञान का पाठ 3 जिसका धातु एवं अधातु उससे संबंधित 1 नंबर के प्रश्नोत्तर शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाठ 3 धातु एवं अधातु में समाहित है। धातु के भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं? तो धातु के भौतिक गुण जिस आधार पर हम धातु तथा अधातु को अलग कर सकते हैं वह है धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है अर्थात उनको पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है, धातुओं में तन्यता का गुण होता है अर्थात उनको खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, धात्विक चमक क्या है? धात्विक चमक अपने शुद्ध रूप में, धातु जो होती है अपने शुद्ध रूप में उसकी सतह चमकदार होती है, तो इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। अर्थात धातुएं चमकदार होती हैं, धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना, पतले चादर के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। तन्यता, उनको पतले के तार के रूप में परिवर्तित करना, जैसा पहले आपको बताया गया, पतले तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, लेकिन सोने के तार नहीं बनाए जाते क्योंकि सोना बहुत महंगी धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो बर्तन बनाने में भी आघात वर्धनीयता व तन्यता का उपयोग होता है। अगर किसी बर्तन या आभूषण का निर्माण करना हुआ तो उनको पीट कर या खींचकर पतले से पतले रूप में परिवर्तित किया जाता है। धातुएं ऊष्मा की कुछ सुचालक होती हैं। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, अर्थात धातुओं को गलाना हो तो उनको बहुत अधिक टेम्परेचर तापमान पर गर्म करना होता है। चांदी तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, लेकिन जो विद्युत तार अधिकतर बनाए जाते हैं कॉपर तथा एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। चूंकि चांदी महंगी धातु है इसलिए चांदी के विद्युत तार नहीं बनाए जाते हैं। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक, लेड यानी शीशा तथा मरकरी जिनको हम सामान्यतः पारा के नाम से जानते हैं, यह है धातुएं लेकिन ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ध्वनिक, ध्वनिक कौन सा गुण है? जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं तो उसे ध्वनिक कहते हैं। अधातु के उदाहरण, अधातु कौन कौन सी हो सकती हैं? अधातु में कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, सोडियम है, यह अधातुओं के उदाहरण हैं। ब्रोमीन एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र धातु है जिसकी अवस्था द्रव अवस्था होती है, तथा मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं।
मरकरी अर्थात पारा ही एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन एकमात्र धातु जो चमकीली होती है अर्थात उसमें चमक होती है। अपर रूप किसे कहते हैं? जब कोई द्रव्य एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है तथा प्रत्येक रूप को अपर रूप तथा इस प्रक्रिया को अपर रूपता कहते हैं। तो अपर रूप क्या है? जब कोई द्रव्य यानी कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो प्रत्येक रूप अपर रूप कहलाता है तथा यह प्रक्रिया अपर रूपता कहलाती है। अगला प्रश्न, कार्बन के अपर रूप क्या है? हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के प्रचलित अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है जो सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन अधातु है तथा ग्रेफाइट उसका अपर रूप है, लेकिन फिर भी यह विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम यह क्षारीय धातुएं हैं, लेकिन यह इतने मुलायम है कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो अगर प्रश्न आता है कि वह कौन सी धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका उत्तर हो सकता है लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम। अगला प्रश्न हो सकता है धातुओं का वायु में दहन। अगर किसी धातु को वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो वह क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कॉपर को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, तथा अगर एल्युमिनियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं यानी उसका दहन करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, यानी धातु ऑक्साइड किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? तो अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, यानी क्षारकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी एक्से ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, ऐसे ऑक्साइड हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड। इनका व्यवहार अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, ऐसे धातु ऑक्साइड बताइए जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड हैं सोडियम डाइऑक्साइड जल में घुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो क्षार है, तथा पोटेशियम ऑक्साइड भी जल में घुल करके KOH तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड दोनों ऑक्साइड जल में घुल करके क्रमशः सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। सोडियम पोटेशियम वायु में खुला रखने पर तेजी से क्रिया करते हैं, यानी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं तथा वायु में खुला रखने पर यह वायु या नमी के साथ शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं, अतः इनको खुले में नहीं रखा जाता है। इनको रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर किसी डिब्बे में बंद करके रखा जाता है। तो सोडियम सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है, इसलिए उसको खुले में नहीं रखा जाता है।
अगला प्रश्न हो सकता है कि धातुएं जल से क्रिया कर किस पदार्थ का निर्माण करती हैं। तो धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं तथा हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो धातु प्लस जल इक्वल टू धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम एवं सोडियम की ठंडे जल से क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यानी पोटेशियम तथा सोडियम धातुएं अगर ठंडे जल से क्रिया कर रही हैं तो क्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अपक्रिया जिस क्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो वह क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे पोटेशियम की क्रिया हम पानी के साथ कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। इसी प्रकार सोडियम की क्रिया हम पानी के साथ कराएंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस तथा ऊष्मा उत्पन्न होगी। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाता है। तो मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार का निर्माण करता है तो हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक भाप से क्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। इसका समीकरण भी है, समीकरण आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एक्वारेजिया के संगठन यानी 3:1 में जो 3 अनुपात होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तथा 1 अनुपात शांत नाइट्रिक अम्ल होता है। यह दोनों प्रबल संक्षारक हैं। एक्वारेजिया सोने एवं प्लेटिनम को गला देता है। एक्वारेजिया वह पदार्थ है जिसके द्वारा सोने एवं प्लेटिनम को सोने के आभूषण एवं प्लेटिनम धातु को साफ करने के लिए उपयोग करते हैं। तो उस प्रक्रिया में सोना गल जाता है तथा प्लेटिनम धातु भी गल जाती है। सक्रियता श्रेणी क्या है। वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में लिखा जाता है तो वह श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक ऐसे यौगिक जिनका निर्माण धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। अर्थात अगर किसी धातु की क्रिया अधातु से कराई जाए तो धातुओं के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अधातु की ओर होता है। अर्थात उसमें धातु धन आयन तथा अधातु ऋण आयन बनाती है। इसके फलस्वरूप जो यौगिक बनता है वह आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक होता है। आयनिक यौगिकों में कौन से भौतिक गुण होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस, थोड़े कठोर तथा भंगुर होते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक अत्यधिक होता है। यह जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन व पेट्रोल में अविलेय होते हैं। यानी केरोसिन और पेट्रोल में इनको नहीं घोला जा सकता, विद्युत चालक होते हैं। खनिज क्या है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जिन तत्वों को पृथ्वी के नीचे से खनन द्वारा निकाला जाता है वह पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ऐसा क्या है। अगर उन खनिजों का निकालना, खनिजों को प्राप्त करना लाभकारी अवस्था में होता है अर्थात जितना उनको निकालने में हमारा खर्च आ रहा है
अगर उससे अधिक हमको खनिज प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात हम लाभ की अवस्था में हैं, तब वह खनिज अयस्क कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, चांदी और सोना, यह खनिज अयस्क की श्रेणी में आते हैं। भर्जन क्रिया क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। निस्थापन: कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। अर्थात सल्फाइड अयस्क अगर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए तो वह प्रक्रिया भर्जन है, तथा कार्बोनेट अयस्क अगर उसको गर्म किया जाए और वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए तो वह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। संक्षारण क्या है? संक्षारण वह क्रिया है जिसमें किसी धातु को खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो उसमें कालापन, भूरापन या हरापन आ जाता है, तो वह क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे चांदी है, कॉपर है, लोहा है, इनको अगर आर्द्र वायु में अर्थात ठंडी नमी युक्त वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो इनमें विभिन्न रंगों की परतों का निर्माण हो जाता है तथा यह धातुएं धीरे धीरे गलना प्रारंभ करती हैं। संक्षारण से सुरक्षा: पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगाकर तथा यसद लेपन अर्थात लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा करके इनकी सुरक्षा की जा सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अध्याय 3 में सम्मिलित 1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आगे की कक्षा में मैं आप लोगों को अध्याय 4 से संबंधित 1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग अध्याय 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करें। धन्यवाद।